अस्सलाम वालेकुम। वरी भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी। तो करते हैं भाई स्टार्ट। क्या पढ़ा था? क्रेब साइकिल को पढ़ा था। क्रेब साइकिल को पढ़ा था हमने। क्रेब साइकिल में हमने क्यों भाई कहा था हमने क्रेब साइकिल को? क्रेब साइकिल साइंटिस्ट के नेम की वजह से है ना। साइंटिस्ट था सर हेंस क्रेब्स, उसी लिए। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? आप देखेंगे जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है जो वो सिट्रिक एसिड है यानी सिट्रेट है, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, 3। इसीलिए हम इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। और फर्स्ट मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड है, फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल। फर्स्ट या स्टेबल या है ही स्टेबल, फर्स्ट ही है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड है, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल। या उसमें 3 C OOH ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसीलिए इसको टीसीए साइकिल भी कहते हैं। एम्फीबोलिक वगैरह ये चीजें हमने कवर की थी। ठीक है, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? आज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ हमें मूव करना है। ये आपकी क्रेब साइकिल है, ये आपकी क्रेब साइकिल के प्रोडक्ट्स हैं। ये थोड़ा देखें, इसको थोड़ा देख लें, इस चीज को। वैसे ये है क्या, इसको थोड़ा गौर से सुनना। ये रेस्पिरेटरी फ्यूल्स, रेस्पिरेटरी फ्यूल्स, आपके जो रेस्पिरेटरी फ्यूल हैं, फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन है भाई? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होंगे, उसमें से भी हेक्सोज शुगर, हेक्सोज में भी से भी ग्लूकोज यूज होगा। ग्लाइकोलिसिस में ये आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ, डीएचएपी और पीजीएल में ये फाइनली 2 पायरुविक एसिड मिले। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये ग्लाइकोलिसिस हो गई आपकी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक। उसके बाद ये एसिडाइल कोएंजाइम ये बना, मतलब ये लिंक रिएक्शन हुआ। ये यहाँ पे आपकी क्रेब साइकिल हुई। तो जो ग्लूकोज है किस में यूज होगा? ग्लाइकोलिसिस में यूज होगा, लिंक रिएक्शन में यूज होगा, सेकंड रिएक्शन में, या थर्ड रिएक्शन क्रेब साइकिल में यूज होगा? ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होगा। ओके। अच्छा, अगर कार्बोहाइड्रेट आपके पास खत्म हो जाएं, ग्लूकोज फ्रक्टोज खत्म हो गए, तो अब कौन होगा यूज? सेकंड नंबर किसका है? तो सेकंड नंबर है आपके पास फैट्स का। तो जो फैट्स हैं वो बनी होती हैं ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में से। तो फैट टूटेगी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में। ग्लाइसरॉल आपका डीएचएपी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखना, ये देखें, डीएचएपी में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इसने भी पार्टिसिपेट किया किससे? ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस के सेकंड फेज में आके गिरेगा, डीएचएपी डीएचएपी पीजीएल में कन्वर्ट होगा, फिर ये सारा सिस्टम चलेगा। मगर फैट से जो आपकी फैटी एसिड बनी हुई है, ये 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होंगी। मतलब क्रेब साइकिल से पार्टिसिपेट करेंगी आपकी, क्रेब साइकिल से पार्टिसिपेट करेंगी आपकी फैटी एसिड्स। अगर आप प्रोटीन की बात करें, थर्ड नंबर है प्रोटीन का। अगर ये भी खत्म हो जाए, ये भी खत्म हो जाए, तो थर्ड नंबर है प्रोटीन का। प्रोटीन अमाइनो एसिड में टूटेगी, प्रोटीएजेस एंजाइम उसको डाइजेस्ट करेंगे। अमाइनो एसिड से अमोनिया निकलेगी, अमाइनो ग्रुप निकलेगा, इसको डीअमीनेशन कहेंगे, अमाइनो ग्रुप निकलेगा। तो अमाइनो एसिड के पास क्या होता है? NH2 अल्फा कार्बन और COOH, उसके बाद इधर उधर कुछ चीजें लगी होती हैं। अगर अमाइनो ग्रुप निकल जाएं, जो भी हैं, एक है या इससे ज्यादा है, ज्यादा भी हो सकते हैं अमाइनो ग्रुप, पता है रेडिकल पे भी अमाइनो ग्रुप हो सकता है। बहरहाल अमाइनो ग्रुप निकल जाएं तो क्या बचा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचे, मतलब शुगर बचे। तो ये जो अमाइनो एसिड हैं ये आपके पायरुविक एसिड में भी इंटर हो सकते हैं, मतलब लिंक रिएक्शन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके अमाइनो एसिड लिंक रिएक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं, या ये जो है पायरुविक एसिड के अलावा एसिटाइल कोएंजाइम में भी थोड़ी कन्वर्जन होती है, मगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। आपके बुक में देखेंगे, आपके फेडरल के बुक में देखेंगे पंजाब में, तो ये समहाउ एसिटाइल कोएंजाइम में भी कन्वर्ट होते हैं।
और क्रेब साइकिल से भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। ये अमोनिया निकली, इनमें से डीअमीनेशन हुई, अमाइनो ग्रुप निकला इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया बन गई जाके। ये आपका फेट है फ्यूल का, मतलब यूजेज है आपके रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस में चीजों के यूज होने का। ठीक हो गया भाई, यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलें, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन में चीजें कैसे यूज होंगी, कैसे यूज होंगी। ये आपकी क्रेब साइकिल थी, ये देखें स्ट्रेट फर्स्ट मॉलिक्यूल है, इसमें 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसीलिए इसको कहा, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमने पढ़े थे इसके। आज आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना को। ये चीज आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर, सही सही से बताएं। आज पता नहीं स्क्रीन का कोई इशू हो रहा है, पता नहीं कैसे ये सेटिंग करते हैं, आज कोई है नहीं, अभी कोई बाहर गया है, मेरे पीरियड में कोई नहीं बैठा, तो कौन सेट करे इसका। क्लियर नहीं है, क्लियर नजर नहीं आ रहा। ओके, जूम करता हूं मैं इनको, जूम करते हैं भाई इनको, ये देखें। अभी ये चीज क्लियर नजर आ रही है, ये तो पढ़ाने की कोई बात ही नहीं। ये एडिनोसिन है, ये एडिनोसिन है, उसके साथ एक फास्फेट, दूसरा फास्फेट, तीसरा फास्फेट, ये एटीपी बन गई आपकी। तो ये एंजाइम है ये वाला, जो एडिनोसिन डाइफास्फेट के साथ एक फास्फेट को जोड़ता है, तो ये एटीपी बन जाती है, ठीक है। यहां पे क्या चीज दी गई है, ये फिगर देखें, एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक उन रिएक्शंस को कहेंगे जिनसे एटीपी बने, जिनसे एटीपी बने, यानी फूड को तोड़ना, तोड़कर जिनसे एटीपी बने, वो रिएक्शन एक्सर्गोनिक होंगे। और वो रिएक्शन जहां पे एनर्जी को लगाया जाए या स्टोर किया जाए, यानी 2 अमीनो एसिड आपस में मिल गए तो एनर्जी बढ़ गई ना, बड़ा मॉलिक्यूल बन गया ना, 3 मिल गए तो और बड़ा, 4 मिल गए तो और बड़ा। तो ऐसे जो सिंथेटिक रिएक्शन है, इन्हें हम एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है बताएं, एंडरगोनिक है या एक्सर्गोनिक है? रेस्पिरेशन बताएं, एंडरगोनिक है या एक्सर्गोनिक है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं, तो रेस्पिरेशन एक्सर्गोनिक है। और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में लगाकर ग्लूकोज बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोटे हैं, उनके साथ एनर्जी को मिला के हम ग्लूकोज बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये एंडरगोनिक है। इसमें एनर्जी स्टोर होती है, ग्लूकोज को तोड़ना, उससे एटीपी का बनना, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन एक्सर्गोनिक होंगे। तो ये आपकी एनर्जी है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एग्जांपल है, जिसे फूड को तोड़ेंगे एटीपी बनेगी। एंडरगोनिक रिएक्शन आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो गया और आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, यानी जो सिंथेटिक रिएक्शंस हैं, ठीक है ना, उनमें जो है एनर्जी हम वहां पे रखते हैं, उनमें स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो ये आपके एंडरगोनिक हो गए। ये बात क्लियर है, ये बात तो ऐसे थी यहाँ पे, तो मैंने कर दी। मेन जो बात आपसे मुझे करनी है आज आज के टॉपिक के हवाले से, वो ये है, वो ये बात है भाई, ये बात है वो जो मुझे आपके साथ करनी है। अब मेरे साथ फुल कंट्रीब्यूट करें, फुल कंट्रीब्यूट करना है आपने। मुझे ये चीज 2 मिनट में क्लियर करवाएं 2 मिनट में क्लियर करवाएं। मैं पूछता जाऊंगा ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल के बारे में, एटीपी और एनएडीएच एंड एफएडीएच के बारे में, कि कितनी बनती हैं कि नहीं, कहां पे बनती हैं, ठीक है ना। ओके, पहले तो एक बात सुने, जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन होती है 6 जगहों पर। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है कितनी जगहों पर? 6 पॉइंट्स पर। वो 6 पॉइंट्स बताएं। आप कहेंगे सर
एक पॉइंट है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लाइकोलाइसिस में 6th स्टेप पर NADH जो बन रही है वो कैसे बन रही है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है ना भाई, PGAL से जो 13/PGA बन रहा था, याद करें। एक पॉइंट एक है, एक दफा ऑक्सीडेशन नहीं कह रहा, पॉइंट एक है, क्लियर है ना? तो एक पॉइंट ये हो गई भाई। दूसरी पॉइंट आप कहेंगे सर लिंक रिएक्शन में जब पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा वहां पे ऑक्सीडेशन होगी, जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां पे NAD की रिडक्शन होगी। एक पॉइंट वो है, वहां पे भी 2 NADH बनेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 NADH बनेंगे। आप कहेंगे सर क्रेब साइकिल में 4 ऐसी जगह हैं जहां पे ऑक्सीडेशन होगी। मैं बताऊं कितनी जगह हैं? 4 हैं। कहां कहां पर, मतलब क्या क्या बनेगा वहां पे? आप कहेंगे सर 3 NADH का बनना और 1 FADH का बनना, ये 4 जगह हो गई। तो टोटल कितनी जगह हो गई? एक ग्लाइकोलाइसिस की, एक लिंक रिएक्शन की और 4 क्रेब साइकिल की। 6 जगहों पर आपकी ऑक्सीडेशन होती है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन कहां पे होगी, लास्ट ऑक्सीडेशन कहां पे होगी, मिडिल ऑक्सीडेशन कहां पे होगी, लिंक रिएक्शन वाली ऑक्सीडेशन कौन से नंबर की ऑक्सीडेशन है, ये याद रखना है आपने। ठीक है सर, ओके। अभी अभी मुझे क्या समझाना है भाई, सुने। ग्लाइकोलाइसिस से आपने ATP भी बनाई, कितनी बनाई? 2 आपने नेट ATP बनाई है, वैसे तो 4 बनी है टोटल, 2 आपने इस्तेमाल की थी एनर्जी कंज्यूमिंग फेज में, तो आपके पास 2 बच गई। तो ये ATP मुझे बताएं सबस्ट्रेट लेवल है या ऑक्सीडेटिव है? आप कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, ठीक। और NADH कितनी बनाई थी भाई ग्लाइकोलाइसिस में? आप कहेंगे सर 2 NADH बनी थी। अब इनका क्या करेंगे NADH का? अब इन NADH का क्या करेंगे कमेंट में लिखें, जल्दी में कमेंट में लिखें, फिर आगे चलें, फिर आगे सुने। इनको कहां ले जाएंगे, इनसे क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर इनमें जो हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल, इनमें जो हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एनर्जी है, इसको ले जाएंगे हम कहां? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां पे इनसे ATP को बनाएंगे, ATP को बनाएंगे। चलो अच्छा, कितने NADH हैं? 2। पायरुवेट से लिंक रिएक्शन हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, वहां पे कोई ATP नहीं बन रही, 2 NADH बन रही है, इसको भी कहां ले जाएंगे? ETC पर, वहां पे भी क्या बनाएंगे? ATP। और क्रेब साइकिल में आपके 3 NADH एक क्रेब साइकिल में, 3 दूसरी में, टोटल कितने हो गए? 6 NADH बन गए। इनका भी क्या करेंगे? इनको भी ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। भाई 6 ATP हैं 2 क्रेब साइकिल की, बताएं कितनी ATP बनेगी? 18। क्यों? एक NADH बराबर है 3 के, 3 ATP देगा, जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, पढ़ेंगे हम, फड्डे भी पढ़ेंगे। अच्छा, क्रेब साइकिल में NADH के अलावा FADH भी मिला था, एक क्रेब साइकिल में एक, दूसरी क्रेब साइकिल में भी एक, मतलब 2 FADH बन गए। तो इन 2 FADH को भी ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, 2 FADH से हमें 4 ATP मिलेंगी, 4 ATP मिलेंगी। यानी टोटल हमें ATP मिलने वाली है। मसला देखें, सुने, अब मसला सुने भाई, गौर है, ख्याल है, ध्यान है फुल। अब मसला ये है कि ये 2 NADH मतलब 6 ATP, 2 NADH मतलब 6 ATP, 6 NADH मतलब 18 ATP, 2 FADH मतलब 4 ATP, कुल मिलाकर काउंट करें 6 और 6 12, 12 और 18 30, 30 और 4 34 ATP ये हो गई। और 4 ATP, 2 हमने एक क्रेब साइकिल में एक ATP, दूसरी क्रेब साइकिल में दूसरी ATP। ये मैं कौन सी ATP की बात कर रहा हूं? डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन में 2 यहां पे मिली, 2 ग्लाइकोलाइसिस वाली। तो 34 और 4 हमारी सबस्ट्रेट लेवल की, ये हमारी ATP हो गई 38। 38 ATP हमें नेट मिलेंगी ग्लूकोज से, मगर प्रॉब्लम है भाई, ये 38 ATP आपको मिलेंगी प्रोकैरियोट में।
वाइल इन यूकैरियोटिक सेल आपको एटीपी मिलेंगी 36 एटीपी मिलेंगी। क्यों भाई, क्यों? ये हमें चीजें समझनी है। एक बात क्लियर हो गई कि एटीसी क्यों होगी, क्यों होगी ईटीसी, कमेंट में लिखें तो आगे चले। हाँ, आपने बताया होगा कि ईटीसी चलेगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लूकोज को क्रेब्स साइकिल तक कंप्लीट तोड़ दिया है। टोटल 4 एटीपी, हमें नेट एटीपी 4 मिली हैं। तो हम ग्लूकोज से 36 या 38 एटीपी लेते हैं। प्रोकैरियोट के केस में 38, यूकैरियोट के केस में 36। तो बाकी इतने सारे एटीपी कौन देगा? ईटीसी देगी। इसका मतलब ये जो NADH हैं, FADH हैं, ये सारे इंटरमीडिएट्स हैं बिटवीन दीज रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एटीपी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है NADH और FADH। भाई ये हम मसला पढ़ेंगे कि यूकैरियोट में 36 एटीपी क्यों, प्रोकैरियोट में 38 एटीपी क्यों। यहाँ पे देखिए ना, मैंने लिखा है 2 ग्लाइकोलाइसिस वाली NADH जो है वो 4 एटीपी देंगी। वैसे पढ़ा क्या हुआ है? पढ़ा है कि 2 NADH 6 एटीपी देंगी, और यहाँ पे मैंने लिखा है 2 एटीपी 2 NADH 4 एटीपी देंगी, 4 एटीपी देंगी। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों है यूकैरियोट के साथ। ठीक है, तो ये सवाल है अपना, ये बाद में सॉल्व करेंगे। लेट्स मूव सर आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कोई चीज लिखी हुई है फेडरल के, ये पेज है मेरे ख्याल में 95, फेडरल बुक का 95 पेज है। हाँ, तो 95 पेज में ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ लेना जब मैं बताऊंगा। ये है 36 एटीपी का सिस्टम लिखा हुआ है कि क्यों बन रही हैं। ठीक है ना, तो ये मैं आपको 36 एटीपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मगर अभी मैं नहीं बना रहा कि 38 और 36 में क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ये मैं बाद में समझाऊंगा जब इसको समझने की बारी आए, फिलहाल इसको समझने की बारी नहीं। भाई ये देखें, ये कौन सी जगह है ये बताएं। ये आप कहेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये आपकी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या हो गई, ये मैट्रिक्स, ये क्या हो गई, ये मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है? तो बताएं मुझे ये क्या है। ये आप कहेंगे सर ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है। भाई अब कौन बताएगा कि जो NADH बनी है, NADH+H बनी है साइटोप्लाज्म में 2, वो किसकी हैं, वो कौन से प्रोसेस की हैं? जल्दी में कमेंट में बताएं। आपने कहा ग्लाइकोलाइसिस की, मैं पूछ रहा हूं लिंक रिएक्शन की NADH कहां पे है? आप कहेंगे सर मैट्रिक्स में। मैं पूछ रहा हूं क्रेब्स साइकिल की NADH कहां पे है? आप कहेंगे मैट्रिक्स में। इसका मतलब 2 NADH आपके बाहर हैं, बाकी जो 8 NADH हैं, 2 लिंक रिएक्शन के और 6 क्रेब्स साइकिल के, वो अंदर हैं, और 2 FADH क्रेब्स साइकिल के, वो भी अंदर है मैट्रिक्स में। क्या आप मुझे बताएं, ये मैं यूकैरियोट की बात कर रहा हूं या प्रोकैरियोट की? किसकी बात कर रहा हूं? माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर आना जाना, ये वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यूकैरियोट की बात हो रही है। तो भाई प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया होगा प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। तो क्या इस NADH को, ये NADH यूज कहां पे होगी? एटीपी बनाने के लिए ETC पर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रिस्टी पर, मेम्ब्रेन पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां पे होती है। तो इसको कहां पे आना है? ये मेम्ब्रेन क्रॉस करके इसको इधर आना है, इधर आके यूज होना है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ये यूकैरियोट में होगा, और प्रोकैरियोट में ये कॉन्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ पे फटा है भाई, यहाँ पे फटा है कि ये NADH जो हैं, ये यहाँ पे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन है, आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। क्यों परमिएबल होते हैं? कमेंट में बताएं, आउटर मेम्ब्रेन क्यों परमिएबल है? आप कहेंगे सर आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स हैं,
वहां से मॉलिक्यूल क्रॉस हो सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली या सेमी परमिएबल है, वहां पे जब NADH आएगी तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो लगी हुई है, जो मैंने यहाँ पे बनाई है ब्लैक वाली, ये पूछेगी भाई कहाँ जा रही है NADH। NADH कहेगी मुझे क्या देना है, अंदर NADH+H के हाइड्रोजन देने हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हाइड्रोजन देने हैं, किसके लिए, ATP बनाने के लिए। तो ये मेम्ब्रेन इसको कहेगी आप ये मुझे हाइड्रोजन दे दें, मैं अंदर पहुंचा दूंगी। इस मेम्ब्रेन की प्रोटीन ने क्या किया, NADH को नहीं छोड़ा, उसके हाइड्रोजन लेकर अंदर क्या किया, हाइड्रोजन दे दिए FAD को, तो FAD कन्वर्ट हो गई FADH+H में। इसका मतलब ये ज्यादती हुई, ये जुल्म हुआ। कौन सा जुल्म हुआ भाई, ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH माइटोकॉन्ड्रिया को जब क्रॉस कर रहे थे तो इनर मेम्ब्रेन में NADH से कन्वर्जन हो गई FADH की। जब ये FADH बन गई तो अब बताएं, ये दो NADH हैं, दोनों FADH में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH यूज हुई या FADH यूज होगी, बताएं। अगर आपने कहा FADH यूज होगी तो बताएं कितनी कितनी ATP देंगी, दो दो, टोटल कितनी, 4। तो मैंने सही लिखा था, वहां पे सही लिखा था। मगर ये प्रोकैरियोट में ये दो NADH डायरेक्ट यूज होंगे ETC पर, तो वहां पे 3 और 3 ATP देंगे, मतलब 6 ATP काउंट करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो नेट ATP, डायरेक्ट ATP ग्लाइकोलाइसिस से कितनी मिलेंगी, आप कहेंगे प्रोकैरियोट में भी 2 तो यूकैरियोट में भी 2। अगर एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछे, कैसे पूछे, आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद यानी ओवरऑल मिला सला के ग्लाइकोलाइसिस से यूकैरियोट में कितनी ATP मिलेंगी, तो आप कहेंगे सर 2 डायरेक्ट और 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, मतलब 6 इन केस ऑफ यूकैरियोट। अगर जनरल पूछे भी तो 6 कहना है। अगर आपको एग्जामिनर बताए कि ये ग्लाइकोलाइसिस वाले NADH, ये 2 NADH जो हैं वो प्रोकैरियोट के अंदर है, प्रोकैरियोट की बात हो रही है, तो आप ये 2 ATP काउंट करेंगे और ETC वाली 6 काउंट करेंगे और 8 ATP कहेंगे। पर इन जनरल हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज से कितनी एनर्जी बनती है, नेट ATP 36 की बात करते हैं हम इन जनरल, या 38 की बात कर रहे हैं, बताएं कौन सी बात करते हैं, 1 और 2 में से हम कहते हैं 36 ATP। तो ये बात है, तो आप कौन सा यहाँ पे आंसर करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस ने कितनी ATP दी, हमने 6, ठीक है ना। अगर प्रोकैरियोट की बात करेगा तो हम उसको बताएंगे कि भाई 8। तो ये चीजें आज हमें समझनी है कि ये NADH कैसे आएंगे और यहाँ पे यूज होंगे, यूज होने के बाद ये ATP बनाएंगे, ये हमें चीजें समझनी है। आज स्टार्ट करते हैं अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। हम अभी तक ये सीखे हैं, हम अभी तक क्या सीखे हैं, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में ये सीख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन पर होगी। हाँ छा केड़ी गाल ते होया से, किथे होया से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के आने स्टार्ट कयूं था। हाँ और सांबुदो आ जाए भाई, देखें अभी 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 बहुत खोपड़ी आपने खोल के रखनी है, बिल्कुल अपनी जो खोपड़ी है अभी आपने फुल खोल के रखनी है, अदरवाइज काम नहीं चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ये चीज आपको क्लियर नजर आ रही है अभी, करें स्टार्ट, हैं तैयार सब समझने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट पढ़ाऊंगा,
कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद उस पे क्या हो रहा है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या बनेगा। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पढ़ेंगे। ओके, लेट्स मूव। अभी एक बात सुनिए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, जो वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर होगी। जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उस पर एक प्रोटीन्स होंगे। उन प्रोटीन्स का काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। उन प्रोटीन्स का काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना, और वो प्रोटीन चेन में अरेंज हुई हुई है। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेंगे। और देखें चेन में है, चेन में वैसे 5 कॉम्प्लेक्स हैं, 1 2 3 4, ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं। इस पांचों को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिस्टम और चेन में फर्क है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इसमें 4 कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स 4 तक मैं पढ़ाऊंगा आपको, और सिस्टम में ये 5th कॉम्प्लेक्स भी आएगा। तो इसका क्या डिफरेंस है, लेट्स समझते हैं। आए से जल के स्वामी आए छा, ठीक है। अभी देखें यहां पे भाई NaDH प्लस H आया, कितने आए 10, और आपके FADH प्लस H भी आए, कितने 2, ठीक है ना। NaDH भी आए, FADH भी आए ट्रांसपोर्ट होने के लिए। अभी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके 4 जो है कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4। कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 है ये वाला, इसको हम कहते हैं NaDH डिहाइड्रोजीनेज। NaDH डिहाइड्रोजीनेज। मुझे बताएं ये किससे हाइड्रोजन लेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जिससे हाइड्रोजन लेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखें ये NaDH प्लस H है, इसने ये अपने हाइड्रोजन दिए इसको, और ये कन्वर्ट हो गया NaD में। NaDH हाइड्रोजन देके किस में कन्वर्ट हो गया, NaDH NaD में। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड, ये इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। किसने किसको हाइड्रोजन दी है, कॉम्प्लेक्स 1 को। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या हो गया, NaDH से हाइड्रोजन लेने वाला, NaDH को ऑक्सीडाइज करने वाला। ठीक हो गई बात। जो कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा है, कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा ये वाला है, इसका नाम है FADH डिहाइड्रोजीनेज। कमेंट में बताएं ये किससे हाइड्रोजन लेगा, किससे हाइड्रोजन लेगा, FADH से। तो इसको हम कहेंगे FAD का एक्सेप्टर, उसको कहा NAD का एक्सेप्टर। कॉम्प्लेक्स 1 जो है, कॉम्प्लेक्स और कॉम्पोनेंट में फर्क पढ़ाऊंगा। FADH एक कॉम्प्लेक्स है, एक प्रोटीन नहीं, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, मैं पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स 3 एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक प्रोटीन नहीं, बहुत सारी प्रोटीन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। कॉम्प्लेक्स 4 एक कॉम्प्लेक्स है, इसमें दो प्रोटीन्स हैं। कॉम्प्लेक्स 1 और 2 दोनों भाई किसको ट्रांसफर करते हैं, हाइड्रोजन को, यानी इलेक्ट्रॉन को भी प्रोटॉन को भी। तो इनको हम कहते हैं हाइड्रोजन कैरियर्स। अब सुनिए, एट अ टाइम, एट द सेम टाइम दोनों काम नहीं करेंगे। क्यों, देखना आप, एट द सेम टाइम दोनों, ये NaDH से हाइड्रोजन लेगा, ये फिर एट द सेम टाइम ये प्रोसेसिंग नहीं होगी। इसका आप समझेंगे, आगे आंसर मिलेगा आपको, समझते जाएं। अच्छा, जो थर्ड कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इसका नाम है साइटोक्रोम। आप समझ गए, साइटोक्रोम से आप समझ गए कि साइटोक्रोम प्रोटीन है, इसको कहते हैं साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, साइटोक्रोम BC
कॉम्प्लेक्स मतलब साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, उसके साथ बी साइटोक्रोम भी है और ए सी साइटोक्रोम भी है, यानी यहाँ पे आपको दो प्रोटीन्स मिलेंगी साइटोक्रोम के नाम से। ठीक हो गया। एफईएस भी मिलेगी आपको, आयरन कंटेनिंग आयरन मॉलिक्यूल भी मिलेगा आपको, साइटोक्रोम बी भी मिलेगा, साइटोक्रोम सी भी मिलेगा, मैं आपको यूक्यू भी मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा सारी चीजें। साइटोक्रोम बी सी कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी दो प्रोटीन्स हैं यहाँ पर, साइटोक्रोम आयरन कंटेनिंग। अभी मुझे कौन बताएगा साइटोक्रोम 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? साइटोक्रोम 3 ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन ये नहीं लेगा। आप कहेंगे सर कॉम्प्लेक्स 2 से लेगा, मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स 1 से भी लेगा। इसका मतलब है कि आप देखें, आपको नजर नहीं आ रहा, मैंने रेड लाइन ड्रा की हुई है यहाँ पे, और ये मैंने गलत किया है बहुत। अब देखें, ये हाइड्रोजन इसने इसको दिए, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे पहुंचा रहा है, इस मॉलिक्यूल को मैं रेड कलर को छोड़कर पिंक कलर से बना रहा हूं। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है एक, इसका नाम है यूबीक्वानिन या कोएंजाइम क्यू। यूबीक्वानिन यू क्यू भी कह लें, मैं पढ़ाऊंगा यूबीक्वानिन आपको, या कोएंजाइम क्यू कह लें। ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स 1 का, और कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर 3rd तक पहुंचाता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन किस तक नहीं गए? कौन से कॉम्प्लेक्स तक नहीं गए? 2, 2nd तक नहीं गए, 1st से डायरेक्ट 3rd तक गए, और 3rd से जाएंगे 4th तक। 1st से 3rd तक कौन ले गया? यू क्यू। तो यू क्यू जो है आपका भाई मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। आज मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं, फिर मैं काम बताऊंगा, फिर क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला वो बताऊंगा। तो फिलहाल सिर्फ नाम जान रहे हैं बस, फिलहाल रट्टे वाली चीज कह रहे हैं। अच्छा भाई, अगर ये इलेक्ट्रॉन NADH के आ गए तो ये किसको मिलेंगे? 3rd को मिलेंगे। अब अगर FADH के आ गए तो FADH वाले इलेक्ट्रॉन भी किसको मिलेंगे? 3rd को मिलेंगे। 3rd ओनली 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, या इससे लेगा या इससे लेगा। एक ये बात, ये 1 ही होगा, एक ये यूज हो सकता है NADH, या FADH यूज हो सकता है, कोई भी एक यूज हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। ये बात क्लियर हुई? दोनों नहीं यूज होंगे। एक और बात, एक और प्रूफ ये है कि 1st कॉम्प्लेक्स से 3rd तक हाइड्रोजन को ले जाना, इलेक्ट्रॉन को ले जाना, या 2nd से 3rd तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना काम है किसका? यूबीक्वानिन का। मतलब यूबीक्वानिन इज अ पार्ट ऑफ complex 1 that work for 1st complex and also work for the 2nd complex. यूबीक्वानिन किससे? यूबीक्वानिन है यूक्यू या कोएंजाइम क्यू जिसको कहते हैं, ये किस से किस तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा? 1st से इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा किस तक? 3rd कॉम्प्लेक्स तक। किसके इलेक्ट्रॉन पहुंचाएगा? 1st से 3rd तक, NADH के। और अगर मैं पूछूं कोएंजाइम क्यू 2nd के 3rd तक पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब किसके पहुंचा रहा है? कमेंट में बताएं जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, FADH के पहुंचा रहा है। तो अभी भाई यूबीक्वानिन एक है, किसके पहुंचाएगा? किसी ना किसी एक के। तो एट द टाइम FADH यूज होगा ETC में, या NADH यूज होगा। दूसरा हमने प्रूफ ढूंढ लिया। अब कॉम्प्लेक्स 3 तक आते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 को हम कहते हैं साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कॉम्प्लेक्स 3 में कितनी प्रोटीन्स हैं? 2। एक ये बड़े वाली प्रोटीन है, ये सॉरी एक मिनट, ये एक आप देखें, एक बड़े वाली प्रोटीन है आपके सामने बनी हुई है, ये वाली, ये ब्लू से मैं जो बना रहा हूं, ये है साइटोक्रोम बी, ये साइटोक्रोम बी। और ये एक छोटी यहां पे लगी हुई है, ये इसको नाम दिया है साइटोक्रोम सी। तो यूबीक्वानिन ने क्या किया? 1st से 3rd तक या 2nd से 3rd तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। ऐसा ही कुछ सी करती है। सी क्या करती है? कॉम्प्लेक्स 3 के बी से इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाती है। तो साइटोक्रोम जो सी है भाई,
वो भी क्या हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब कौन बताएगा कि जो साइटोक्रोम सी है वो किस से इलेक्ट्रॉन लेकर किस को पहुंचाएगा? आप कहेंगे सर वो इलेक्ट्रॉन बी से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाएगा। यानी बी किसका पार्ट है? थर्ड का पार्ट है, थर्ड से लेकर फोर्थ तक पहुंचाएगा। मगर कौन बताएगा कि साइटोक्रोम सी जो है पार्ट किसका है, थर्ड का है या फोर्थ का है? साइटोक्रोम सी इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 3। तो कॉम्प्लेक्स 3 में कौन आ गया? साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी। फिक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है? छोटा कौन है और बड़ा कौन है? ये भी बताएं आप। यू क्यू और साइटोक्रोम सी में सिमिलरिटी कौन सी है? यू क्यू और साइटोक्रोम सी में सिमिलरिटी कौन सी है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ओके सर, यहां तक बात समझ आई। अभी आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर। जो कॉम्प्लेक्स 4 है आपका, उसको आप नाम देते हैं साइटोक्रोम ए3 और इसको और नाम देते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ए या ए3 का मतलब हुआ इसमें भी दो प्रोटीन्स हैं, एक का नाम है साइटोक्रोम ए और दूसरी का नाम है साइटोक्रोम ए3। ये बात क्लियर हो गई। बाकी बची ऑक्सीडेज का नाम क्यों दिया? तो ऑक्सीडेज कोई और मॉलिक्यूल का नाम नहीं है, ऑक्सीडेज ए3 को कहते हैं। क्योंकि वैसे तो पूरे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं मगर ए3 की वजह से, क्योंकि जो ए3 है इसको ऑक्सीडेज इसीलिए कहते हैं, ये यूज करेगा ऑक्सीजन। अभी तक मैंने पढ़ाया है ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी। अभी तक कहां पे ऑक्सीजन यूज की है हमने? नहीं। क्यों नहीं की भाई? ऑक्सीजन यूज होती ही नहीं पहले। ऑक्सीजन यूज होती है जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन खत्म होने वाली होती है। ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, मुझे बताएं, एक सवाल बताएं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, गौर से सुने, गौर से सुने। पहले तो ये बात बताएं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको मिला तो कॉम्प्लेक्स क्या रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ? आप कहेंगे रिड्यूस हुआ। और जब ये दूसरे के पास जाएगा तो उसको क्या करेगा? उसको रिड्यूस करेगा और पिछले को ऑक्सीडाइज करके जाएगा। और दूसरे से निकलेगा उसको ऑक्सीडाइज करके जाएगा, जिसके पास जाएगा उसको रिड्यूस करेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता रहेगा लास्ट तक, जब ए3 तक इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। ए3 इंपॉर्टेंट बात, साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स 3 है और जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, हाइड्रोजन कैरियर नहीं भाई। ये दो क्या थे? हाइड्रोजन कैरियर थे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को दोनों को कैरी कर रहे थे। ये देखें, ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा ले रहा है, ये एफएडीए से हाइड्रोजन पूरे का पूरा ले रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद प्रोटॉन, दो इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद प्रोटॉन। मगर ये ओनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये ओनली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये हाइड्रोजन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर है। ये बात क्लियर। अभी जब इलेक्ट्रॉन आखिर में जाएंगे, अब मुझे सुनिए, मुझे सुनिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन आप देखें पंजाब के बुक में देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के कॉम्प्लेक्सेस हैं ऐसे लगे हुए, ऐसी ग्राफ बनी हुई है, ये ईटीसी ऐसी बनी हुई है। ये धीरे धीरे नीचे क्यों जा रही है? आप कहेंगे सर यहां से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जंप लगाएंगे एनर्जी कम, एनर्जी और कम और कम और कम। इसीलिए पंजाब वाले ने ऐसे बताया है कि यहाँ पे एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ये चीजें भी पढ़ेंगे। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी लास्ट तक ए3 तक, तो उस इलेक्ट्रॉन का क्या करें? उस इलेक्ट्रॉन को रख दें, उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पे छोड़ दें ताकि दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ना चले? नहीं भाई, नहीं छोड़ना। उसको कहां करना है? उसको रिमूव करना है। तो उस ऑक्सीजन का विला करना, उस ऑक्सीजन का, सॉरी उन इलेक्ट्रॉन्स का जो लास्ट में अनएनर्जाइज्ड बचे हैं, वीक एनर्जी वाले, ये ए3 है सपोज करें, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ये ऑक्सीजन के हवाले करना किसका काम है बताएं? ये आखिर में इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी वाले ऑक्सीजन के हवाले करना, यानी ऑक्सीजन को यूज करना, ये ऑक्सीडेज का काम है, साइटोक्रोम ए3 का काम है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 4 को ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी मुझे बताएं कॉम्प्लेक्स और कंपोनेंट में फर्क क्या है? साइटोक्रोम ए और ए3 दोनों कंपोनेंट हैं कॉम्प्लेक्स 4 के, यानी कॉम्प्लेक्स 4 में दोनों आ गए। ठीक हो गया? ओके सर, एक और थोड़ी डिटेल है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं
अगर आप मूड में हैं तो समझ जाएं, अगर मूड में नहीं होंगे तो आप नहीं समझेंगे। देखें भाई, ये हमारे बुक में नहीं है, फेडरल में थोड़ी इंडिकेशन दी हुई है इसकी। जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसका नाम क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेज या NAD एक्सेप्टर। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, सच एज एक चीज है फ्लेवोमोनोन्यूक्लियोटाइड FMN, प्रोटीन के साथ एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और दूसरी FES है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, FES, ES लिखा है FES। और तीसरा यूबिक्वानिन है, UQ है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, FMN वाली प्रोटीन, FES वाली प्रोटीन और यूबिक्वानिन। इनमें से मोबाइल कौन है, इमोबाइल कौन से हैं? आप कहेंगे यूबिक्वानिन मोबाइल है, बाकी जो FMN है और FES है वो इमोबाइल है। अभी सुनी, अगर मैं आपसे बात पूछूं, जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट करता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम रिडक्टेज भी कहते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज, इसका और नाम क्या है कॉम्प्लेक्स 3 का, रिडक्टेज। और कॉम्प्लेक्स 2 का क्या नाम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो FADH आएंगे ना, FADH जो आएंगे यहां पर, FADH बात सुनिए कि क्रेब्स साइकिल मैट्रिक्स में होती है, मगर उसका एक रिएक्शन मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। वो जो एक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल का एसोसिएटेड है विद मेम्ब्रेन, वो यही है सक्सिनेट से फ्यूमरेट का बनना। ये क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन यहां पे भी होता है, इस कॉम्प्लेक्स का क्रेब्स साइकिल में भी रोल है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब रोल प्ले करेगा तो सीधा ऐसा FADH से इलेक्ट्रॉन लेकर यूबिक्वानिन को देगा। और अगर क्रेब्स साइकिल में रोल प्ले करता है तो सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट करेगा। ये आपको पता है, एज ए डिहाइड्रोजिनेज करता है, सक्सिनेट से हाइड्रोजन को निकालता है, फ्यूमरेट को देखता है, सक्सिनेट को डिहाइड्रोजिनेज करता है। आउट ऑफ मैट्रिक्स होता है ये क्रेब्स साइकिल का रिएक्शन। आपके बुक में नहीं लिखा, मगर ये ऐसी चीज है कि क्रेब्स साइकिल ओवरऑल मैट्रिक्स में होती है। उसका एक रिएक्शन जो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वाला, वो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, जिसमें आपका जो है सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है। ओके, अच्छा मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, मैं बताना ये चाह रहा था आपको, अगर ये इलेक्ट्रॉन ना निकले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से तो दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होगी। भाई सुने, इलेक्ट्रॉन का फाइनल एक्सेप्टर कौन हो गया, फाइनल एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन आएगी। देखें यहां पे लिखा हुआ है 1/2 ऑक्सीजन, मतलब एक एटम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पूरी आएगी, ऑक्सीजन को तोड़ा जाएगा, एटम उसके साथ इससे A3 जो है 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बताएं, A3 ने किसको दिए, ऑक्सीजन को। और 2 प्रोटॉन मैट्रिक्स में से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन आदि ऑक्सीजन, ये आपका बन गया वाटर। ये वाटर, इसमें वाटर को कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। आप भले पानी पिए ना पिए, आपके लिए पानी बॉडी में बनेगा फूड की रेस्पिरेशन से, मगर वो सफिशिएंट नहीं होता ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए, सेल की टर्जिडिटी के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए तो थोड़ा बहुत काफी है, मगर टर्जिडिटी देनी है और वाटर की जो है ट्रांसपोर्ट करनी है ब्लड में, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बनना है वाटर को, और उसके बाद वाटर को क्या करना है, वो ब्रेन में सॉफ्टनेस देनी है, बॉडी के ऑर्गन को कशन देना है, तो इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पढ़ना है, तो इतने वाटर की नीड है। अमोनिया को, यूरिया को खारिज करना है, तो इन बाकी कामों के लिए भाई यहाँ से वाटर नहीं बन सकता, इसलिए हम पानी पीते हैं। मछली पानी क्यों ज्यादा पीती है, क्योंकि उसमें जहर बनता है अमोनिया, उसको निकालने के लिए ज्यादा पानी पीते हैं। हमारी बॉडी में यूरिया बनता है तो हम कम पानी पीते हैं। डिजर्ट वाले आप एनिमल देखें, डिजर्ट वाले, तो डिजर्ट वाले एनिमल पानी नहीं पीते, कैसे जिंदा रहते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं। एक तो वो जो खाना खाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, वो जो रेगिस्तान के बयाबान बरपट वाले प्लांट
डिजर्ट वाले प्लांट खाते हैं, उनके लीफ मोटे होते हैं। डिजर्ट प्लांट, जीरोफाइट प्लांट, उनमें पानी होता है म्यूसिलेज की फॉर्म में। जब वो म्यूसिलेज को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उस म्यूसिलेज से मतलब फूड से या शुगर को, कोई भी शुगर हो, उसको जब डाइजेस्ट करेंगे, रिस्पायर करेंगे तो उससे पानी बनेगा, उससे पानी का बनेगा। और उस पानी को हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं। हॉट वाटर होता है भाई, बहुत ज्यादा हॉट होता है। तो बॉडी में हीट बढ़ाने के लिए एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हीट बढ़ाती है, और एक ये जो वाटर बन रहा है ये भी आपकी बॉडी में हीट क्रिएट करता है। आज मेरा ख्याल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को छोड़ें यहाँ पे, क्योंकि बेल बज गई है। मेरा पीरियड है लास्ट बॉयज में फिजिकल क्लास। तो सर प्लीज इस चैप्टर का सारे लेक्चर अपलोड करें। हाँ बाबा शिरीन बाबा, हाजिर हाजिर, ये पूरे लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल सुने, कल हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एटीपी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, और इस फिफ्थ कॉम्प्लेक्स का काम क्या है। आज हमने सिर्फ 4 कॉम्प्लेक्स को पढ़ा है और रिवीजन की है क्रेब्स साइकिल की, और क्रेब्स साइकिल का जो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो यूज होंगे, उन चीजों को पढ़ा है। इट्स ऑल अबाउट टुडे। ओके, कल हम बाकी चीजें